morning, students. This is Reena Dhyani and we are studying colligative properties today, right? हमने लास्ट क्लास में सोल्यूशन के काफ़ी चीज़ें पढ़ी, राउल्स लॉ पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा. अब हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बच्चा किस पे डिपेंड करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ समझनी है वो ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है केवल सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे, ना कि उनकी आइडेंटिटी पे. सोल्यूट पार्टिकल किस चीज़ के बने हुए हैं, उनका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती. वो डिपेंड करती है केवल नंबर पे. ठीक है. नाउ देर आर 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमें पढ़नी है. उनमें से पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग का क्या मतलब है उसे समझने से पहले हम यहाँ पे 2 केसेस पढ़ेंगे बेटा. पहले केस में मैंने सोल्यूट यूज़ किया है जो कि नॉन वॉलेटाइल है और उसे मैंने सॉल्वेंट में मिक्स किया जो कि वॉलेटाइल है. ठीक है. अब जब मैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करती हूँ तो ऑब्वियस सोल्यूशन बनेगा, लेकिन ये जो सोल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा. क्यों? इधर देखो, आप देख रहे हो ये जो ब्लू वाले जितने भी डॉट्स मैंने लगाए दीज आर सॉल्वेंट पार्टिकल्स. इसमें जो ऑरेंज है या रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज सोल्यूट पार्टिकल्स. यहाँ पर इसकी सरफेस पर सोल्यूट पार्टिकल्स इंटरफेयर कर रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से कुछ कम सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऊपर वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहे हैं. ठीक है. क्यों यहाँ पे ये इंटरफेरेंस क्यों है? क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स वॉलेटाइल है, इसीलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस. वेपर प्रेशर को डिनोट किया जाता है बेटा P1 से. वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डिनोटेड बाय P1 एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P1 नॉट. अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करती हूँ तो वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा. ठीक है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. केस 2 आता है बच्चा वॉलेटाइल सोल्यूट. वॉलेटाइल सोल्यूट अगर सॉल्वेंट में डाल दोगे तो भाई क्या हुआ? देखो दोनों के दोनों ही वॉलेटाइल हैं, जिसकी वजह से दोनों की वजह से वेपर प्रेशर होगा. तो वॉलेटाइल सोल्यूट में तो हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही. ठीक है. तो अब ये दोनों केसेस जब आपने पढ़े, ये दोनों केसेस आपको क्या बताते हैं? ये दोनों केसेस आपको क्या बताते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये आपको क्या बताते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि किस पे डिपेंड करती है? केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर. ठीक है. सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना कि उनकी आइडेंटिटी पे. अब नेक्स्ट जो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं बच्चे कि रिलेटिव लोअरिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. रिलेटिव लोअरिंग कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ देख रहे हैं इस सोल्यूशन में हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डिनोटेड बाय x1, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, P1 नॉट मैंने अभी बताया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 is the vapor pressure of solution. So according to Raoult's law, P1 आप सभी को पता है कि Raoult's law क्या कहता है कि जो P1 है यानी कि vapor pressure of solution is directly proportional to its mole fraction. So P1 is equals to क्या? Proportionality constant हट कर क्या आ गया? That is what P1 naught is your vapor pressure of pure solvent into mole fraction of the solvent. अब हम कैलकुलेट करेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. कैसे कैलकुलेट करेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? लोअरिंग का फॉर्मूला बच्चे द डिफरेंस इन दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड विच इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ द सोल्यूशन इन केस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. ठीक है. अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करा है तो P1 नॉट का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ P1. ठीक है बच्चा. अब दूसरी बात, आपने अभी P1 का फॉर्मूला पीछे पढ़ा था राउल्स लॉ में, P1 नॉट x1. सो P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, राइट. यू विल टेक आउट P1 नॉट एज कॉमन, 1 माइनस x1 आ गया. आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा है, इवन मेरी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. सो अगर आपको x2 का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस x1. ठीक है. अब आपने क्या करा? 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2. आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख लिया. अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं बच्चा तो इस एक्सप्रेशन से हमें दोबारा ये कंफर्म हो जाता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग है इट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन सोल्यूट पार्टिकल्स डायरेक्टली. ठीक है. दूसरी बात,
यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा P1 ओवर P1 नॉट। ठीक है बच्चों, अब डेल्टा P1 की वैल्यू ऊपर क्या लिखी है, P1 नॉट माइनस P1, सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो। आप x2 की जगह पे ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या आप रिलेटिव लोअरिंग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन टू यू। अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राइट, अब आपने फॉर्मूले दो पढ़े, एक हुआ डेल्टा P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट x2, दूसरा हुआ x2 इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट। ठीक है बच्चा, आपने यहीं से वैल्यू निकाली है ना, आपने दो इक्वेशंस पढ़ी थी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं या सॉल्वेंट। तो आपने क्या करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला, N2 ओवर N1 प्लस N2। आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी जानते हैं, यू विल पुट द फॉर्मूला राइट, गिवन मास ओवर मोलर मास। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस, सो वी कैन नेग्लेक्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्लियर, तो x2 इज इक्वल्स टू हो गया W2 M2 ओवर W1 M1 राइट। विल पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन द सेकेंड इक्वेशन सो दैट विल गेट दिस वन। आप यहाँ से M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल्स टू W2 ओवर M1 W1 P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट। सो this is about how you calculate the molar mass of the solute with the help of relative lowering of vapor pressure or with the help of vapor pressure of pure solvent given to you. ओके, नाउ दिस इज़ न्यूमेरिकल टाइम राइट। अभी हम लोगों ने सबने फॉर्मूले पढ़ लिए, हमें पता चल गया कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और अब कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि there is an aqueous solution of 2% non-volatile solute which exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. Now what is the molar mass of the solute? ठीक है, सो सबसे पहले बात हमें समझने की ज़रूरत है हमारे पास क्या क्या गिवन है। राइट, हम गिवन डिटेल्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है हमें बच्चों, हमें गिवन है 2% नॉन वॉलेटाइल, यानी कि 2 ग्राम्स इन 100 ग्राम। क्लियर है, इसका मतलब है 2 ग्राम्स। यहाँ पर 2 ग्राम्स का क्या मतलब है, आपको W2 गिवन है, दैट इज द सोल्यूट, एंड दिस इज द मास ऑफ द सोल्यूशन। ये आपको क्या गिवन है बच्चे, दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि टोटल 100 है। बात समझ आ गई। अब आपके पास सोल्यूट है, सोल्यूशन है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट का मास हो गया 100 माइनस 2 यानी कि 98 ग्राम्स। तो ये आपका आ गया W1। ठीक है, निकालना क्या है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, M2 कैलकुलेट करना है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम इसे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग को फॉर्मूला पता है आपका, आपने क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, P1 नॉट माइनस P ओवर P1 नॉट N2 N1 प्लस N2। क्लियर है। अब P1 नॉट आपको क्या गिवन है, P1 नॉट क्या होता है, P1 नॉट क्या है आपका, P1 नॉट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आपको ऑलरेडी वॉलेटाइल सोल्यूट जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका वेपर प्रेशर गिवन है, यानी कि आपके पास है P1, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1.004 बार्स। दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे बार्स में, सो दिस विल बी 1.013 बार। राइट, अब आपके पास P1 नॉट P1 नॉट सब है। क्लियर हो गया यहाँ तक। N2 N1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, क्योंकि वाटर है तो योर मास M1 विल बी 18 ग्राम्स। क्लियर है, तो बस आपके पास सारी डिटेल्स है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M2। यहाँ मैंने आपको यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस दिए हैं, लाइक अदर 2 क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू। प्लीज सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स एंड सेंड योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स।